सारे के सारे लोग बता देंगे ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, ऑडियो वीडियो एकदम एब्सोल्युटली राइट। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आरटीपी आई है अभी अभी रिलीज हुई है मई 2026 एग्जाम के लिए, उस आरटीपी का हम लोग पूरा पूरा एंड टू एंड डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे एंड देन फिर उसके बाद हमारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस भी हम लोग यहां पर करने वाले है। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बता दूं आरटीपी के अंदर कुछ कुछ यहां पर इन्होंने चेंजेस किया है चैप्टर नंबर 9 एंड 10 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर। इन चेंजेस का, इन अमेंडमेंट का वीडियो मैंने सेपरेटली ऑलरेडी बना दिया है। ये सारे अमेंडमेंट को मैंने एक पेज के अंदर मात्र कवर करके आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी दे दिया है और उसका डिस्कशन वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। इसी चैनल पर अगर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि अमेंडमेंट का वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। ठीक है, चलिए आ जाओ। अब आते हैं सबसे ज्यादा, अब आते हैं सबसे पहले कौन सी चीज के ऊपर, अब आते हैं सबसे पहले एमसीक्यू के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं बोलो बच्चों, एमसीक्यू के ऊपर आ जाते हैं। डिजिटल राहुल कह रहे हैं सर कल के टेस्ट में मजा आ गया, अभी 100 मार्क के टेस्ट में और मजा आएगा राहुल, है ना। वो थोड़ी सी एकदम, वो अब मैंने बोला ना 100 नंबर की जो टेस्ट है वो एकदम क्रेजी वाली बनाऊंगा फिर, है ना। अभी 50-50 नंबर की हो गई ये चीज, अब जो 100 नंबर वाली टेस्ट होंगी वो एकदम बढ़िया होंगी, वो एकदम खतरनाक तरीके से आपको देना पड़ेगा, एकदम सीरियस होके, ठीक है ना। उसमें आपको प्रॉपर 3 घंटे मिलेंगे। इसमें क्या आधी टेस्ट 50 नंबर की इवैल्यूएटेड टेस्ट रहती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि अपने को पता है ना, पहले स्पीड बढ़ी रहती है ना अपने लिखने की, पर जब 3 घंटे लिखना पड़ता है तो असली गेम अपने को पता चलता है। बट ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो चुकी है तो मेरे हिसाब से आपका 100 मार्क का पेपर जो होगा वो भी एकदम बढ़िया होगा, है ना। चलो आ जाओ, बड़े केस सिनारियो। सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या बोल के रखा है। यशवंत द एल्डर ब्रदर ऑफ उत्कर्ष एग्रीड टू बिकम नॉमिनी इन इस प्राइवेट कंपनी ओपीसी which following regarding the formalities must be complied by उत्कर्ष while making यशवंत नॉमिनी। तो देखो यहाँ पर क्या मतलब फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना पड़ेगा यहाँ पर मेंबर को, ये बोल रहा है कौन सी फॉर्मेलिटीज को आप कंप्लीट करोगे। तो देखो Utkarsh must obtain written consent from the Yashwant and state his name in nominee of MOA in nomination clause। मुझे तो ये आंसर सही लग रहा है। अब देखेंगे, और Utkarsh must have obtained a written consent from Yashwant and AOA में नहीं बोलेगा। Utkarsh must have obtained written consent letter from Yashwant and should be filed without stating his name in nominee either in MOA AOA, गलत है। Utkarsh must have obtained written consent from the Yashwant within 15 days of incorporation and must be in the records maintained by registered office in the company, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या रहने वाला है बच्चों, इसका आंसर ए रहने वाला है। सर आपने केस स्टडी तो पढ़ी ही नहीं, पर ये क्वेश्चन को केस स्टडी पढ़ के सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ये नॉर्मली यही बोल रहा है कि यशवंत एक एल्डर ब्रदर है उत्कर्ष का, वो एग्री कर रहा है नॉमिनी बनने के लिए, इसका मतलब उत्कर्ष यहाँ पर क्या हुआ होगा, मेंबर हुआ होगा। अब मेंबर अगर किसी भी पर्सन को नॉमिनी के तौर पर लाना चाहता है तो उसके चीजों को आपको याद करके अकॉर्डिंगली सही करेक्शन आपको देना है, सही करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ अगला। It is clear from the case scenario that Yashwant has formed Vinayak Multicare Hospital Private Limited with 60 shareholder, of which 2 shareholder are ex-employees and other 3 are still employees of the company. Which of the following option is correct related to the maximum shareholder? कितने बोला इन्होंने, 60 shareholder, जिसमें से 2 shareholder ex-employees और 3 अभी भी है। 5 को हटा दो तो 55 बचे, 200 में से 55 बताओ तो 145 यहाँ पर और मेंबर्स को अपन बुला सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम 150, 140%, 145%। तो सेकंड का आंसर क्या होगा बच्चों, सेकंड का आंसर सी होगा। इसमें रीड करते आना चाहिए आप, मतलब वो तो आएगा ही सर, लेकिन स्टिल 145% यानी 145 की बात कर रहे। शाने लोग हैं ना, जानबूझ के इन्होंने वर्डिंग्स फॉर्म में दे दिया, चाहे तो ये डिजिट्स में दे सकते थे, बट इंस्टीट्यूट की मस्ती तो देखो, है ना। आओ अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। Whether Utkarsh, the owner of the Utkarsh Pharmaceutical Private Company OPC, can carry out NBFC, क्या वो NBFC एक्टिविटीज कर सकता है क्या? नहीं सर, वो NBFC एक्टिविटीज नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर क्या, उत्कर्ष कैन अंडरटेक बोल रहा है, नहीं। कैन अंडरटेक आउट सच एक्टिविटीज, नहीं। कैन आउट सच, नहीं। कैन नॉट अंडरटेक। आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर इसका डी होगा। क्या आंसर होगा बोलो जल्दी से, आंसर इसका डी होगा। ओके सर, आ जाओ अगला, नेक्स्ट। फिर Vinayak Multicare Hospital is incorporated as a private company with 60 shareholder, 5 employee shareholders. For determining if it breaches the statutory limit on the number of members in a private company, how should the employee shareholder be counted?
अंडर द कंपनीज एक्ट। तो मुझे एक बात बताइए, ऑल 60 शेयर होल्डर प्लस 5 एम्प्लॉयज विल बी काउंटेड? नहीं। ओनली 5 एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स आर काउंटेड एज मेंबर? नहीं। ओनली शेयर होल्डर्स हु आर नॉट एम्प्लॉयज आर काउंटेड बिकॉज एम्प्लॉय शेयर होल्डर आर एक्सक्लूडेड। तो मुझे इसका आंसर यहां पर क्या लग रहा है बच्चों? सी लग रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय शेयर होल्डर को अपन क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं हमारे 200 के लिमिट के कैलकुलेशन से। किससे बोलो बच्चों? 200 के लिमिट के कैलकुलेशन से। बराबर है क्या? 4 हमने एमसीक्यू मतलब केस सिनेरियो बन के पूरे क्वेश्चन कर लिए, पर केस सिनेरियो की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर ऐसा आजकल से आरटीपी में होता है बच्चों, जब इंस्टीट्यूट का पेपर आएगा ना, तो आपको वैसे तो आप कोशिश करना डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने की, पर मान लो नहीं हुआ तो आपको जो 99% ऑफ टाइम नहीं होगा, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? केस स्टडी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए सर आ जाओ अगला, नेक्स्ट देखो यहां पर क्या, फिर से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं जमा तो हम लोग केस सिनेरियो को पढ़ेंगे। हमेशा आपको ऐसे ही करना है, पहले आप क्वेश्चन करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे एमसीक्यू के, फिर केस सिनेरियो को पढ़ेंगे। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर पहले हमने एमसीक्यू को सॉल्व करना चाहिए या पहले डिस्क्रिप्टिव को करना चाहिए। देखो मैं ऑनेस्टली आपको जवाब दे रहा हूं, पहले 15 मिनट के अंदर आपको जो है ना वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर मिलता है। एमसीक्यू वाला पेपर जो पार्ट 1 होता है वो आपको देते ही नहीं है, वो आपको एग्जैक्ट 2 बजे देते हैं। तो इन 15 मिनट में डिसाइड कर लेना डिस्क्रिप्टिव के कौन से क्वेश्चंस, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ऑप्शन में आता है, पता है आपको, तो कौन से क्वेश्चंस को करना है वो आप यहां पर क्या कर लेना, वो आप सोच लेना। और जैसे ही पेपर आता है 2 बजे, तो 2 बजे से लेके लगभग 4 बजे तक आप क्या करेंगे? इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करना है यहां पर। ठीक है ना? तो पहले हमेशा डिस्क्रिप्टिव को कंप्लीट करो और उसके बाद एमसीक्यू पे जाना। पर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको फील हो कि पेपर ये थोड़ा सा है ना, ये पेपर में डिस्क्रिप्टिव पोर्शन हार्ड है, तो उस केस के अंदर फिर आप एमसीक्यू की ओर जा सकते हो। फिर एमसीक्यू अगर आपको फटाफट जम जाएंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर उसकी मदद से आप डिस्क्रिप्टिव पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। बट नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि पहले आप डिस्क्रिप्टिव पेपर को ही सॉल्व करेंगे। 4 बजे मान लो अगर आपका 70 में से, फॉर एग्जांपल 70 में से आपका मात्र 55 नंबर का अभी तक हुआ है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी रोक दो, पेपर को रोक देना, डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू के ऊपर शिफ्ट होकर पहले एमसीक्यू को फिनिश करो और फिर उसके बाद आके डिस्क्रिप्टिव का जितना पेपर हुआ उतना पेपर लिखना, क्योंकि एमसीक्यू में कंपैरेटिवली आपको थोड़े से जल्दी नंबर मिल सकते हैं। ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखना, समझे? ओके सर, चलो आ जाओ। अब देखो क्या नेक्स्ट देखो यहां पर क्या बोल रहा है। Under the LLP Act, what is the general consequences when LLP is reduced below only to one partner because other partner leaves and no new partner is admitted within prescribed period of 6 months? तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है ना उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहां पर आ जाती है। तो देखो LLP and remaining partner may continue temporarily, but remaining partner can become personally liable if new partner is not admitted within the period. आंसर मुझे ए लग रहा है। LLP may continue the business infinitely, गलत है, क्योंकि 6 महीने से अगर आप ऐसे बिजनेस को कंटिन्यू करते हो तो ट्राइब्यूनल आपके एलएलपी को बंद कर सकता है। फिर एलएलपी इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड डेथ, एलएलपी इमीडिएटली सीज बिजनेस, कुछ भी लिखते हैं, बाकी अनाप शनाप जो मन में आया वो लिख देते बेटा ये लोग। अगला, if LLP continues business with only one partner beyond the statutory grace period without admitting new partner, what is the typical nature of remaining partners liability for obligation incurred during that default period? Unlimited। क्या कहा मैंने? बोलो unlimited। तो देखो यहाँ पर सर full enjoy limited liability गलत, remaining partner may be held personally liable similar to the partner in traditional unliability partnership for obligation incurred in the non compliance period। लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है कि यही आंसर होने वाला है करके। ठीक है ना? ओनली if लिविंग पार्टनर कंसेंट्स, गलत है, ये भी गलत है। 7th, अब देखो क्या, अज्यूम मिस्टर वाई हैज रिजाइन फ्रॉम एबीसी सॉल्यूशंस एलएलपी। एबीसी सॉल्यूशन एलएलपी से रिजाइन कर दिया एंड हिज सेसेशन हैज बीन ड्यूली फाइल्ड एंड रिकॉर्डेड। A creditor supplies goods 2 months later relying on old stationery still showing Mr. Y as a partner. What is the most likely legal position of Mr. Y regarding new debt? तो यहाँ पर न्यू डेट के रिगार्डिंग क्या होगा भैया? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी वाई ने यहाँ पर क्या कर दिया है, रिकॉर्ड यहाँ पर फाइल कर दिया है आरओसी के पास। तो अगर आपने आरओसी के पास पूरी चीजें ड्यूली रिकॉर्ड कर दी है तो उस केस के अंदर वाई की कोई लाइबिलिटी आने वाली है क्या? नहीं सर, नहीं आएंगी। भले आपने प्रॉपर नोटिस दे, क्योंकि आपने प्रॉपर नोटिस दे दिया था तो वाई की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होंगी। इसका मतलब देखो, क्योंकि वो सीज टू बी अ पार्टनर और उसने वैलिड नोटिस दे चुका है। हाँ, यहां पर अगर वो नोटिस नहीं देता तब उसकी लाइबिलिटी आती क्या? हाँ दोस्तों, तब वहां पर लाइबिलिटी बन रही होती है। अगला,
कैन सप्लायर प्रोसीड अगेंस्ट मिस्टर एक्स पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर रिकवरी ऑफ 50 लाख। अब देखो क्या इसके लिए तो केस पढ़ना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपने को पता ही नहीं ना एक्स वगैरह कौन है करके, है ना। एक्स तो वो है जो छोड़ के चले जा। खैर मैं बात करूंगा यहाँ पर किसके बारे में बच्चों, मैं यहाँ पर बात करूंगा ये केस सिनेरियो। इतना छोटू छोटू सा केस सिनेरियो दे रहे हैं बेटा ताकि आपको अभी से डर ना लगे, फिर जब पेपर आएगा ना ये लंबा चौड़ा 2 पेज का केस सिनेरियो दे देंगे, ठीक है ना। खाने के दांत कुछ और है, दिखाने की कुछ और है, भावनाओं में मत आना, समझना बात को, ठीक है। आइए देखो क्या, एबीसी सोल्यूशन एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट ऑपरेट एज अ, सुनो ना, ऑपरेट एज अ क्या, software consultancy firm based in the Punjab with 2 partners, X as a DP and Y. The LLP agreement requires 30 days notice for resignation, but Mr. Y skips the notice period to Mr. X and the firm unilaterally files Form 6 with ROC in January, intimating about cessation of partnership interest with immediate effect, है ना। चलिए आइए अगला, नेक्स्ट। द एलएलपी फेल्स, अरे यार तुम यार वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्या क्या कर रहे हो भाई, रुक जाओ ना यार थोड़ा सा, इधर ध्यान दो ना बेटा, है ना। आईसीए बुलाता भी और जाना भी पड़ता है ना। और आप नहीं गए तो दोबारा फिर बुलाती है आईसीए, और आप ढंग से नहीं गए तो फिर बुलाती है आईसीए, तो इधर फोकस करो, ठीक है ना। ये खतरनाक बुलाती है बेटा, ठीक है ना, और इसको आप छोड़ भी नहीं सकते, है ना। आओ खैर, the LLP fails to file mandatory form 4 for registrar within prescribed time period, the attracting penalty of 100 per दिन on DP. Mr. X, having knowledge of Y cessation since January 26, continues to run business as a sole remaining partner and enters into a new contract and incur the supply debts amounting to 50 लाख over the next 8 months without admitting new partner। गया काम से। इसका मतलब यहाँ पर X की, मुझे बोलो ना, क्या यहाँ पर X की लाइबिलिटी आने वाली है क्या इसके अंदर? कहा गया हाँ सर, X की लाइबिलिटी यहां पर आने वाली है। नो एलएलपी इज लायबल नहीं, मिस्टर एक्स एंड वाई लायबल नहीं, ओनली एक्स इज लायबल। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर रहने वाला है। क्या आपको बात एब्सोल्युटली क्लियर है? आ जाओ सर अगला, नेक्स्ट। इंडिपेंडेंट एमसीक्यू आप बताते हुए चलो, 9th पढ़ो आप लोग, बड़ा इजी एमसीक्यू है, फटाफट बताते हुए चलेंगे, जल्दी जल्दी। सीएनईजी अपॉइंट करते हैं 180 दिनों के अंदर। मुझे तो आंसर बी लग रहा है इसका, यस अगला। लिस्टेड कंपनी नेटवर्थ 480 करोड़, टर्नओवर 1200 करोड़, नेट प्रॉफिट यहां पर है 3 करोड़। इन इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, हाउ डज CSR provision apply to this company? CSR provision applies because it satisfied turnover threshold। 1000 करोड़ का क्राइटेरिया होता है टर्नओवर का, बात तो सही है ना। इवन दो नेटवर्थ एंड नेट प्रॉफिट्स आर नॉट मेट, बिल्कुल सही है। 500 करोड़ और 5 करोड़ अभी तक मेट नहीं हुआ है, 500 हजार है ना, तो ये जो है नेटवर्थ वाला ये है बेटा 500 का, और प्रॉफिट का है 5 करोड़, ये भली मेट नहीं हुए हैं पर टर्नओवर का क्राइटेरिया सेटिस्फाई है। इसका मतलब 10 का आंसर क्या होने वाला है? ए यहाँ पर होने वाला है। ऐसे एमसीक्यू आ गए तो भाई मैं क्या बताऊं आपको। अब ऐसे एमसीक्यू आ गए बेटा तो पेपर से सीधा मंदिर जाना, भगवान को धन्यवाद करना है, जिनको भी आप मानते हो उनको धन्यवाद करना, और उसके बाद घर पे आना बेटा, है ना। ऐसा पेपर आने चाहिए भाई, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए पेपर में, बड़ा मजेदार लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना, एकदम मस्त। चलो सर आ जाओ 11th। अब देखो क्या, अब हम लोग चालू करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड आंसर से, ठीक है। देखो क्या, XYZ Limited issued a prospectus to raise a fund for new manufacturing project. After successfully raising the fund, company identify investment opportunity in different industry 6 months later। देखो आफ्टर रेजिंग फंड, बाद में इनको लगा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है दूसरे इंडस्ट्री के अंदर, एक्वायरिंग सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फंड्स, जिसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फंड्स इनको लग रहे हैं। द प्रपोज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग इन इक्विटी ऑफ अदर लिस्टेड कंपनी। मतलब इनका कहना है कि प्रपोज इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट का चल रही इनकी बातचीत, उसके अंदर ये लोग क्या करेंगे, दूसरे किसी कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स को खरीदने की बात चल रही है। सर ये वो सेक्शन नंबर 27 के ऊपर बेस्ड है। अपन ने आरटीपी एमटीपी इसमें बहुत ऐसे सवाल देख लिए अभी तक अपन ने, ये किसके ऊपर बेस्ड है? सेक्शन नंबर 27 के ऊपर, कि आप वेरिएशन नहीं कर सकते। जो कह के आपने प्रोस्पेक्टस को इशू करके पैसा लिया था, उसमें आपने जो ऑब्जेक्ट बताया था उसी ऑब्जेक्ट के लिए आप इस्तेमाल करना, भलते ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो क्या? नहीं सर नहीं कर सकते। अब the board of directors suggested varying the original objective for which funds were raised allowed to this in new investment and recommended passing SR
in the company's general meeting. While promoter and controlling shareholders supported this change, some shareholder expressed concerns particularly regarding deviation of initially stated purpose. अब आपको एडवाइस करना है यहाँ पर कि क्या ऐसा रीडायरेक्शन वगैरह आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो देखो ये जो आंसर है ये बेस्ड है किसके ऊपर, सेक्शन नंबर 27 के ऊपर। किसके ऊपर, सेक्शन नंबर 27, जो कहता है कि जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसके जो आप रेफर करते हो प्रोस्पेक्टस के अंदर, या जो ऑब्जेक्ट आपने बता के रखा है, तो आप उसको वेरी कर सकते हो क्या? आप उसको तभी वेरी कर पाओगे जब आप उसको जनरल मीटिंग में क्या पास करोगे, एसआर को पास करोगे। फिर जो दूसरा प्रोविजो है वो क्या कहता है बच्चों, वो कहता है कि इस पैसे का इस्तेमाल, क्या कहा मैंने, बोलो, इस पैसे का इस्तेमाल आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हो क्या? नहीं सर, इक्विटी शेयर के ट्रेडिंग के अंदर आप इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना है। इसका मतलब इस सवाल में अगर XYZ लिमिटेड प्लान कर रहा है कि हम अमाउंट जो हमने रेस किया है ना, हम वो किसी डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज करेंगे, वो कर सकता है, लेकिन एसआर को पास करना पड़ेगा। पर वो इक्विटी शेयर में ट्रेड कर पाएगा क्या? नहीं सर, वो इक्विटी शेयर में ट्रेड नहीं कर पाएगा। क्या आपको ये बातें क्लियर है? मुझे लगता है मार्क करने की जरूरत नहीं है। अगला, जॉन प्राइवेट लिमिटेड इज अनलिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर 2012। द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़, कितना है शेयर कैपिटल? 50 करोड़ का। कंपनी हैज डिसाइडेड टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर टू डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज। कंपनी डिसाइडेड टू इशू 10% इक्विटी शेयर विच विल एड अप टू 30% ऑफ टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल। इसका मतलब हुआ कि पूरे पेड अप कैपिटल में 30% स्वेट इक्विटी से हो रहा है, विथ लॉकिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। गलत है, लॉकिंग पीरियड तो स्वेट इक्विटी का 3 ही साल होता है। इज अ स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी में तो अप टू 50% आप इशू कर सकते हो। अरे बराबर ना, स्टार्टअप कंपनी में तो आप अप टू 50% यहां पर कर सकते हो। और स्टार्टअप कंपनी पहले 10 साल तक यहां पर, मतलब स्टार्टअप कंपनी जो भी है वो पहले 10 साल, लेकिन ध्यान रखना लॉक इन पीरियड 3 साल का ही हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। बस यही आपका आंसर रहने वाला है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स आप यहां पर एम्प्लॉय या डायरेक्टर को इशू कर सकते हो। अगर स्वेट इक्विटी शेयर कोई अगर कंपनी जो है वो अगर स्टार्टअप कंपनी है जिसको DPIIT ने रिकॉग्नाइज किया है, तो उसका स्वेट इक्विटी शेयर 50% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा एक्सीड हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता। और लॉक इन पीरियड होता है यहां पर 3 साल का। तो आप अकॉर्डिंगली बताते हुए चलोगे कि कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स को तो इशू कर सकती है, पर लॉक इन पीरियड इनको कितने समय का रखना पड़ेगा? 3 साल का ही रखना पड़ेगा। समझ में आया क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? है ना? यस सर। चलो आ जाओ, क्या हम लोग आगे बढ़े? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे हम लोग क्या यहाँ पर आगे बढ़े क्या? हाँ, हेत, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। हेत का कहना है कि सर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 10 साल ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुए तब तक ये 50% की लिमिट है। अब सर यहाँ पर 2012 है, अभी चल रहा है 2026, तो इस केस के अंदर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर कंपनी को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो कंपनी 50% तक यहाँ पर नहीं कर सकती, मैक्सिमम 25% ही कर सकती है, और 25% के लिमिट के ऊपर जा रहा है तो स्वेट इक्विटी नहीं कर सकते। क्या ये भी आंसर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। बस वहां पर लिख देना फिर कि अज्यूमिंग द स्टार्टअप कंपनीज हैज बीन द टाइम इलैप्स्ड हैज बीन मोर देन 10 इयर्स करके ऐसा आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। आ जाओ अगला, वेरी गुड। 13 पॉइंट देखो, RS लिमिटेड रिसीव शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ 50 लाख ऑन 1/6/25 बट फेल टू अलॉट शेयर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। 30 दिन का होता है प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। द शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ 5 लाख रिसीव फ्रॉम खन्ना। ये तो क्वेश्चन बैंक का सवाल है बेटा, एज इट इज कॉपी पेस्ट सवाल है ये अपने क्वेश्चन बैंक का। ठीक है ना? तो देखो, खन्ना was refunded by way of the book adjustment towards the dues payable to him on 30/7/25. Mr. Company Secretary reported to the board the entire amount of 50 lakh shall be treated as deposit on 31/7/25 and company is required to comply with the provisions ऑफ डिपॉजिट्स। आपको वैलिडिटी बताना है। तो देखो, डिपॉजिट्स वाला चैप्टर कहता है कि अगर आपने मान लो शेयर एप्लीकेशन मनी लिया है तो 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, नहीं तो अगले 15 दिन के अंदर रिफंड होना चाहिए पैसा। यानी कि ऐसे आपको 75 डेज मिलते हैं। अब 1/6 से 31/7 तक मैं अगर बात करूं तो अप्रोक्स 60 दिन यहां पर होते हैं। इसका मतलब क्या इसे डिपॉजिट ट्रीट किया जाएगा क्या? नहीं सर, डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। फिर आपको एक और चीज लिखना होगा कि जो भी एप्लीकेशन का पैसा होता है उसको आपको रिफंड भी करना पड़ता है। आप उसको किसी भी तरीके से बुक एडजस्टमेंट उसका कर सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। मतलब खन्ना से जो पैसा मिला है हम उसको 5 लाख में बुक एडजस्टमेंट कर पाएंगे क्या? ना बाबू ना, हम लोग उसको यहां पर बुक एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। क्या आपको यह बात एब्सोल्युटली क्लियर है? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको यह बात एब्सोल्युटली क्लियर है? ठीक है, आ जाइए अगला 14th। नेक्स्ट,
PQR Limited, a manufacturing company, is in the process of expanding operation. To support this expansion, PQR Limited has acquired a plot of land along with a building on it from ABC Limited, another company in the same industry. The property, however, is subject to existing charge created in the favor of bank as a security for loan taken by a company. The charge has been registered by ABC Limited at that time when charge was created. The director of the PQR Limited are of the opinion that charge for the property was already created. Further, there is no obligation on them to create the charge. After negotiations, the bank as a holder consents to sell and transfer the property to PQR with condition that PQR must register over the charge of the acquired property as security on its own obligation. अब यहां पर आपको एडवाइस करना है कि पीक्यूआर का कंटेंशन सही है या गलत है, सीधी सी बात है। सेक्शन नंबर 77 यहां पर कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप चार्ज यहां पर क्रिएट करते हो तो आपने 30 दिन के अंदर उसको रजिस्टर करना चाहिए। सेक्शन नंबर 79 कहता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अगर आप उसको एक्वायर करते हो तो ऐसे केस के अंदर ड्यूटी आ जाती है पर्सन की जिसने उसको एक्वायर किया है कि उसने चार्ज को रजिस्टर करना चाहिए। इसका मतलब पीक्यूआर को क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज करवाना पड़ेगा। हाँ, क्या पीक्यूआर के डायरेक्टर्स जो कह रहे हैं क्या वो गलत कह रहे हैं? हाँ, वो गलत कह रहे हैं। इसका मतलब सर पीक्यूआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर किस चीज की? चार्ज को क्रिएट करने की। किस चीज की बोलो बच्चों? चार्ज को क्रिएट करने की। बराबर है क्या? क्या आप सभी लोगों को इतनी बातें क्लियर है? अपन ने रेगुलर क्लास के अंदर यहां पर एग्जाम्पल याद है, टाटा का एग्जाम्पल अपन ने लिया था। टाटा का एग्जाम्पल अपन लोगों ने रेगुलर क्लास के अंदर इस चीज को लेके लिया था, है ना। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। Discuss the following in light of provision of Companies Act. Prem and his wife, Miss Archana, jointly hold shares in ABC in demat form. In such circumstances, of joint holder is entitled to exercise voting right through e-voting facility. क्या ये यहाँ पर वोट डाल पाएंगे क्या? ये आपको बताना है मुझे। जरा मुझे जल्दी से बताइए मुझे, क्या यहाँ पर ऐसी वोटिंग की जा सकती है क्या? यस, बिल्कुल सही बोल रहा है राहुल यहाँ पर। और बाकी बताइए आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी सर यहाँ पर वोटिंग पावर दी जाती है। सीनियोरिटी का मतलब होता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में ऑर्डर ऑफ नाम कैसा लिखा है, जिसका नाम सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा सीनियर है। और बेसिकली स्क्रूटनाइजर फिर जो पोलिंग पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, वो जॉइंट शेयर होल्डर में जिसका नाम पहले होता है उसको पोलिंग पेपर यहां पर दिया जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दिया जाता है। तो इस केस में अगर प्रेम या उसकी वाइफ में जिसका भी नाम सबसे ऊपर है, अकॉर्डिंगली वो यहां पर वोट डाल पाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल वो यहां पर वोट डाल पाएगा। बहुत बढ़िया। अगला, द एजीएम ऑफ कंपनी शेड्यूल ऑन 10 सितंबर डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ रिमोट ई वोटिंग पीरियड एंड स्पेसिफाइड टाइम एट विच ई वोटिंग शैल कंक्लूड। तो देखो सर, जिस दिन आपकी मीटिंग है उससे कम से कम 3 दिन का मिनिमम 3 दिन का समय आपको देना पड़ेगा यहाँ पर ई वोटिंग के पीरियड के लिए। और मीटिंग का जो डे है उससे एक दिन पहले यानी कि 9 सितंबर को शाम में 5 बजे, क्या कहा मैंने बोलो? 9 सितंबर को शाम में 5 बजे बच्चों यहाँ पर क्या होगा? आपको मीटिंग को कंक्लूड करना पड़ेगा या मीटिंग को एंड करना पड़ेगा या रिमोट ई वोटिंग को स्टॉप करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल करना होगा। कम से कम 3 दिन रखना है और एक दिन पहले तक एंड कर देना है। मतलब 7 सितंबर से बेर मिनिमम चालू करना है, 6 को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं और 9 को आपको फिनिश ऑफ करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ अगला पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16। बाबू कोरम के ऊपर सवाल है शायद ये। यस, देखो सर, पब्लिक कंपनी है जिसमें 800 मेंबर है। हमने पढ़ा है सर 1000 तक मेंबर के लिए कितने का कोरम होता है? 5 का कोरम होता है। कितने का होता है बोलो बच्चों? 5 का कोरम यहां पर होता है। ठीक है ना, आ जाइए अगला। नेक्स्ट, फिर देखो एट अ मीटिंग राहुल शर्मा, प्रियल पटेल, विक्रम सेल, ये 3 लोग आए थे। फिर अर्जुन मेहता अथोराइज बाय हॉरिजॉन प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट मेंबर थ्रू बोर्ड मीटिंग रिप्रेजेंटेड, इसको भी काउंट करो। नेहा कपूर सुमित लिमिटेड के द्वारा अथोराइज है, इसको भी काउंट करेंगे। करुण एंड माया 2 इंडिविजुअल, ये प्रॉक्सी है, इनको काउंट मत करना। पर 5 लोग हो गए तो मैं बोलूंगा क्या प्रॉक्सी आ गया करके? हाँ सॉरी, 5 लोग हो गए तो क्या मैं बोलूंगा क्या यहाँ पर कोरम आ गया? हाँ सर, कोरम आ गया। बराबर है ना? यस। तो देखो हमने क्या पढ़ा, सेक्शन नंबर 103 में पढ़ते हैं कि अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर हायर नंबर, जो किसी भी पब्लिक
कंपनी जिसमें 1000 तक के मेंबर है उसका 5 मेंबर से कोरम बनता है। अब इंडिविजुअल्स तो काउंट किए जाते हैं, प्रॉक्सी को काउंट नहीं किए जाते, पर अगर कोई पर्सन अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी बॉडी कॉर्पोरेट का तो फॉर द पर्पस ऑफ कोरम क्या आप उसको काउंट करते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल काउंट करते हो। ठीक है, तो आपने बताना है कि वेदर क्वोरम इज मेट एंड स्टार्ट एंड ड्यूरिंग द मीटिंग। तो इसका जवाब है अर्जुन। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है? अर्जुन मेहता यहाँ पर कब आ रहा है बच्चों? 11:15 को आ रहा है। ठीक है ना, आधे घंटे के अंदर कोरम आ जाना चाहिए। तो अर्जुन मेहता विद इन टाइम आ गया, 5 लोग थे, तो मैं बोलूंगा कोरम की रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड है। अगला, whether the meeting will be deemed to be valid if Arjun Mehta arrived at a meeting at 11:15 AM। हाँ, वो बिल्कुल वैलिड माना जाएगा भाई। विद इन हाफ एन आवर ऑफ स्टार्ट ऑफ मीटिंग अगर कोरम प्रेजेंट हो जाता है तो उस केस के अंदर और पूरे मीटिंग के अंदर कोरम रहना चाहिए। लेकिन है ना, देखो आधे घंटे के अंदर कोरम आ जाए और पूरे मीटिंग में कोरम अगर रह जाए तो उस केस के अंदर मीटिंग वैलिड मानी जाती है बाबू। ठीक है, आ जाओ अगला पढ़ो। बेसिक सवाल, एक भी क्वेश्चन को मार्क मत करना, सारी चीजें अपने क्वेश्चन बैंक में है, कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आ जाओ अगला। सर फिर कर क्यों रहे? कॉन्फिडेंस के लिए, नथिंग है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का खेल है भाई, और कुछ नहीं। ठीक है, कि भैया कुछ है रिसोर्स छूट नहीं जाना चाहिए हमसे, इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूं। और आप इसको सेल्फ करने जाते तो आप इसको लंबा समय लगाते, 2 ढाई 3 घंटे रगड़ के पता नहीं क्या पढ़ रहे होते, है ना। उससे बेटर मैं यहाँ पर 1 घंटे में आपको 1 घंटे का, मेरे को तो लग रहा है 45 मिनट्स में भी हो सकता है अपना, है ना। चलिए सर 17 नंबर का देखो यहाँ पर, 17 नंबर का देखो यहाँ पर क्या है। ब्राइट कंसल्टेंट एलएलपी फेसिंग टेम्पररी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज यहाँ पर वो फेस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात तो नहीं है, मतलब बताने अच्छी बात है ऐसा बोल रहा हूँ। एंड प्रपोजेस, और ये प्रपोज करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बाबू कर दो ना, प्लीज कर दो ना, जिसमें से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 70% ऑफ ड्यूज, मतलब उनको बोल रहे हैं 100 रुपया लेना है तो 70 रुपए में सेटल कर दो ऐसा। एन एप्लीकेशन इज मेड बिफोर ट्राइब्यूनल बाय वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी सीकिंग directions to convey a meeting of creditor. The tribunal orders meeting to be held. At the meeting, creditors representing 75% in value, best 3/4 in value, majority representing 3/4 in value अगर अप्रूवल दे दे तो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट अमलगमेशन ये हो जाता है फाइनल। एलएलपी उसके बाद ट्राइब्यूनल को अप्रोच करता है फॉर सैंक्शन ऑफ द स्कीम। हाउएवर एलएलपी फेल्स टू disclose in its application that an investing proceeding has been pending against LLP. After obtaining tribunal sanction order, LLP does not file the order with registrar within 30 days. तो भैया फिर वो इफेक्टिव ही नहीं होगा। अरे कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट को अगर आपको इफेक्टिव करना है तो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद आरओसी को डालना पड़ता है 30 दिन के अंदर, तभी वो वैलिड माना जाता है। इसके अलावा डिसेंडिंग शेयर होल्डर ने चैलेंज किया वैलिडिटी ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज ग्राउंड्स। अब आपको बताना है whether compromise can be sanctioned by tribunal despite non-disclosure of pending investigation proceedings, और दूसरा whether compromise becomes effective and binding if tribunal's order is not filed with the registrar within prescribed time। मतलब अगर आपने प्रिस्क्राइब टाइम में रजिस्ट्रार को नहीं दिया ऑर्डर तो क्या होगा। तो देखो ये किसके ऊपर बेस्ड है सर, ये जो सवाल है ना ये बेस्ड है सेक्शन नंबर 60 के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है? सेक्शन नंबर 60 के ऊपर। अब सेक्शन नंबर 60 क्या कहता है कि अगर मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ क्रेडिटर और पार्टनर्स यहाँ पर एज मे बी द केस यहाँ पर एग्री करते हैं कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट के लिए, तो ट्राइब्यूनल यहाँ पर क्या कर सकता है? ऑर्डर को पास कर सकता है जो बाइंडिंग होंगे सारे क्रेडिटर के ऊपर, पार्टनर के ऊपर, एलएलपी के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर, लिक्विडेटर या कॉन्ट्रीब्यूटरीज है उनके ऊपर भी बाइंडिंग अप होंगे। एक चीज ध्यान रखना, लेकिन कोई भी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट यहां पर पास नहीं हो सकता जब तक ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि एलएलपी जिसको आपने एप्लीकेशन दिया है, मतलब ऑब्वियस सी बात है यहां पर मतलब आपने जो एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को दिया है ना उसके अंदर सारे मटेरियल फैक्ट्स क्या होने चाहिए? कवर होने चाहिए, इंक्लूडिंग लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन एलएलपी की। कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर पेंडिंग है तो वो सारी बातें होनी चाहिए किसके अंदर बच्चों? सारी बातें होनी चाहिए उस पर्टिकुलर चीज के अंदर। किसके अंदर? सभी लोग बोलेंगे उन पर्टिकुलर चीज के अंदर। ओके, अब यहां पर होता है क्या, ट्राइब्यूनल ने यहां पर जो ऑर्डर दिया वो 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास भी फाइल करना पड़ता है, तभी उसका इफेक्ट आता है। अब इस केस के अंदर इन्होंने पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग नहीं बताया, ये डिस्क्लोजर मैंडेटरी था। इसका मतलब ट्राइब्यूनल ने वैलिडली सैंक्शन किया क्या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का? नहीं, क्योंकि यहां पर पूरा ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर नहीं हुआ है। इसके साथ साथ एक बात बता दूं, जो ऑब्जेक्शन डिसेंडिंग शेयर होल्डर ने लिया क्या वो सही लिया क्या? हाँ सर वो बिल्कुल बिल्कुल सही लिया। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एलएलपी जो है बच्चों वो 30 दिन के अंदर अगर ऑर्डर को फाइल नहीं करता है तो उस केस के अंदर जरा मुझे एक बात जवाब दीजिए, क्या यहां पर वो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट
को आप एनफोर्स कर सकते हो क्या? नहीं सर, आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते, वो टेक इफेक्ट ही नहीं होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, वो इफेक्टिव ही नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके सर, आ जाओ अगला 18th। 18 पढ़ो, 18 पढ़ो बच्चों। चेयरपर्सन के पास पावर है कि वो स्ट्रेटेजिक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस दे सकते हैं। 24 में जो डेजिग्नेशन है चेयरपर्सन के, इसको रिप्लेस कर दिया मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट से थ्रू एन अमेंडमेंट इन पेरेंट एक्ट, मेन एक्ट के अंदर। द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अर्लियर एक्सरसाइज बाय चेयरपर्सन वेर फॉर्मली वेस्टेड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर। A dispute arose when a company challenged the validity of a license granted by MD on the ground that original provision में chairperson बोला था और MD नहीं बोला था। अब कंपनी ने बोला सिंस द एक्ट स्पेसिफिकली मेंशन चेयरपर्सन, ओनली द ऑफिस होल्डर कुड एक्सरसाइज पावर एंड नॉट सक्सेसर अथॉरिटी। क्या बकवास बातें कर रही है कंपनी। विद रेफरेंस टू द जीसीए, आपको सक्सेसर के बारे में बच्चों क्या करना है यहाँ पर डिफाइन करना है। आई थिंक सो काफी ज्यादा सिंपल हो गया। अब सक्सेसर इन्होंने बोल दिया तो सेक्शन नंबर 17 के ऊपर बेस्ड है कि कोई भी सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन जो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट आया है तो इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग द एप्लीकेशन लॉ कि हर एक पर्सन या मेंबर फॉर द टाइम बिंग जो एग्जीक्यूट कर रहे फंक्शन ऑफ ऑफिस को, जो एक ऑफिशियल टाइटल से या एग्जीक्यूट कर रहे अपने फंक्शंस को, तो वो उस ऑफिसर या मतलब जो भी चल के उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को बाईपास करेगा, सक्सेसर बनेगा, वो भी उन फंक्शंस को यहां पर परफॉर्म कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल यहां पर कर सकता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो सक्सेसर ऑफ फंक्शनरी होंगे ना, जो भी सक्सेसर होंगे फंक्शनरी के, वो यहां पर क्या कर पाएंगे? फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे ओरिजिनल एक्ट में चेयरपर्सन कर रहा था, बट बाद में नेक्स्ट एक्ट में लिख दिया कि मैनेजिंग डायरेक्टर यहां पर करेगा, तो उस केस के अंदर अगर मैनेजिंग डायरेक्टर अब लाइसेंस को इश्यू करता है तो क्या वो वैलिड माना जाएगा क्या? हाँ सर, वो यहां पर वैलिड माना जाएगा। ठीक है सर, आ जाओ अगला, नेक्स्ट पढ़ो 19। सेंट्रल गवर्नमेंट enacted Industrial Regulation Act. One of the provision of act uses the term processing unit, but term is not specified in statute. For last 10 years, licensing authorities across the country have consistently treated small packaging units as a processing unit under act. Several industries have been granted license on this basis. The legislature has amended the act multiple times over the years but have never altered its interpretation. Further, in one case, High Court also accepted this long-standing practice while deciding a dispute. Recently, new regulatory act has taken different view and denied license to the packaging unit, arguing that the term processing unit should be interpreted strictly as per the dictionary meaning and not according to past administrative practices. इसे usage बोला जाता है past administrative practice को, है ना? Custom is the best interpreter of law, अपन ऐसा पढ़ते हैं ना यहाँ पर। अगला, the affected company challenges the decision and contends that long-standing usage and practice should be guided as interpretation of statute. While interpreting a statute, what is the effect of usage, customs and long-standing practice? Explain करो यहाँ पर relevant maxim से। तो देखो क्या, unless the practice developed under the statute indicate a meaning recognized by words by contemporary opinion, a uniform एक notorious practice यहाँ पर follow की जाती है यहाँ पर, और वो क्या मतलब वो follow की जाती है on the basis of past understanding of law. इसका मतलब ये इनका कहना है यहाँ पर optima legum inter per se constitute है। इसका मतलब होता है custom is the best interpreter of law, या the best way to interpret the document is it would have been when that document was enacted या when that document was made,
डिड, उस समय पर क्या लॉ था, उस सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए, उसको इंटरप्रेट यहां पर करना चाहिए। इसका मतलब सर आप यहां पर सिंपल सा इतनी चीज बोलोगे कि कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, और आप उस चीज का प्रयोग कर सकते हो क्या इंटरप्रिटेशन के लिए, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। और अकॉर्डिंगली जो जुडिशियल अप्रूवल है यहां पर प्रोसेसिंग यूनिट, स्मॉल पैकेजिंग यूनिट्स को भी बोला जाता है, क्या वो स्टैंड आउट करेगा, क्या वो बिल्कुल बिल्कुल उसको इज्जत दी जाएंगी क्या, हाँ सर उसको इज्जत यहां पर दी जाएंगी। क्या कहा मैंने, बोलो उसको इज्जत यहां पर दी जाएंगी। ओके सर, अगला गोल्डन ग्लोबल लिमिटेड, GG is a company incorporated and registered in Germany. Okay. अब on 1st April it established branch office at Chennai. ठीक है, ये PRI होगा। The Chennai branch began controlling operation in Dubai. ये दुबई, तो दुबई वाली ब्रांच भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर PRI होगा। इसका मतलब गोल्डन ग्लोबल है PROI, चेन्नई ब्रांच है PRI, और दुबई भी ब्रांच हो गई यहाँ पर PRI। ठीक है ना, तो ऐसी ब्रांच ऑफिस जो इंडिया के अंदर है वो PRI है, और ऐसी ब्रांच ऑफिस जिसको कंट्रोल करता है PRI, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, PRI कहते हैं। बराबर है क्या, यस, ये यहाँ पर खत्म हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आओ iOS को, सर iOS चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी देखो iOS चैप्टर को आपने ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया iOS और GCA के लिए जितना मैंने रिवीजन लेक्चर दिया उस रिवीजन लेक्चर को देखना, क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रैक्टिस करना, रिवीजन लेक्चर क्वेश्चन एंड आंसर्स, बस उतनी चीजें करके जाओ, बाकी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगी। और iOS आएगा कितने नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए, उसमें से आराम से 5 से 7 नंबर का आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है ना, मान लो एक आधे क्वेश्चन में दिक्कत भी गया तो उस चीज का एकदम बहुत बर्डन मत लो कि अपने को ऐसा लगे कि अरे यार मेरी बाकी लॉ की तैयारी फीकी हो रही है उसके कारण, है ना, इतना भी आपने उस चीज का टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, यस, चलो आओ डन। और यहां पर आपका क्या हो जाता है बच्चों, यहां पर आपकी May 26 की RTP भी हो जाती है पूरी पूरी फिनिश और फिनिश। ठीक है, तो यहां पर आपकी May 26 की RTP भी हो जाती है समाप्त। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। बाकी चैनल के ऊपर नए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है जब हम लोग नंबर्स को बढ़ते हुए देखते हैं। बाकी थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।